बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। अमन पर भी बात की जा रही है, ट्रेड पर बात की जा रही है। अमन और ट्रेड से लेके पाकिस्तान को आज भी दहशतगर्दी का सामना है। बन्नू में फिर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और ये जो नाखुशगवार वाक़े हो रहे हैं इनका कला कमा करने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमा वक्त तैयार हैं और कोशिश है कि इनसे निपटा जाए। और आज जब ये धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बजट पर भी और बजट में आम आदमी को कितना रिलीफ दिया गया और इस दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटा जाएगा। दूसरी जानिब फैसला हो गया जी, 9 मई के एक मुकदमे में फैसला और PTI के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसमें शाह महमूद कुरैशी चूँकि फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वो रिहा कर दिए गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर को सज़ा हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अजीज़ अहमद अवान साहब ने और आप एक्समैन सर सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और डॉक्टर हुसैन थेबो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं और बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया सर। डॉक्टर हुसैन थे वो साहब, ज़रा मुझे बताइएगा पहले ये जो बन्नू में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, ये दहशतगर्दी, अभी मैं देख रहा था कि कुछ दोस्त तो हमारे ये भी कह रहे थे कि ये सहूलतकारी कहीं हुकूमत की तरफ से तो नहीं हो रही। अलबत्ता CM KP के सुहेल आफरीदी ने तो मजम्मत भी की है। ये दहशतगर्दी स्पेशली हमारे पाकिस्तान के सूबे KPK में कुछ ज़्यादा ही इस तरह के वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हुकूमती सतह पे या इनसाइड पाकिस्तान कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन लाइक KPK गवर्नमेंट कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये मार्काए हक की कंटिन्यूएशन है। मार्काए हक में जो हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है और जिसके बाद हिंदुस्तान मुसलसल अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू ये एक्ट कर रहा है, वो एक्ट अफगानिस्तान से हो या आप देखें कि वो बलूचिस्तान में हो या KP में हो, ये मुसलसल हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हालिया जंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है और हिंदुस्तान को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, हिंदुस्तान एक दीवार के साथ लगा हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है ये जो इंतहा पसंदी यहाँ पाकिस्तान में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे इदारे इसके काबिल हैं कि ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन हैं इनको कलाकुमा करने के लिए अपने जो हमारे इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। और हमारी सिंपैथी है उन शहीदों के साथ और उनके खास तौर पे उनकी फैमिलीज के साथ जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना मुसलसल दिए जा रहे हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसकी काबिल किया है कि हम दुनिया के फैसले करें। तो जाहिर बात है ये जो पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग है और परसेप्शन क्रिएशन है, ये हिंदुस्तान को और इसराइल को तो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं समझ रहा हूँ ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है जी। एक ये भी आपको याद होगा माजी की स्टेटमेंट्स हैं कि बानी PTI तो शायद तालिबान खान हैं और वहाँ की जो हुकूमत है वो इन हलकों को पता नहीं भत्ते देती है, कॉम्प्रोमाइज़ है। जो वहाँ की जो मकामी गवर्नमेंट है उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए। हालांकि ये वफाकी सब्जेक्ट भी है लेकिन चूंकि 18th अमेंडमेंट के बहुत सारे इख्तियारात तो गवर्नमेंट के पास हैं, KP के पास। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें काफ़ी इस टाइप की भी खबरें मौसूल होती हैं कि ये जो खास तौर पे KPK गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटेट भी कर रही होती है। लेकिन इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि 10 मई के बाद पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है और यहाँ पे न कोई पंजाबी है, न कोई पठान है, न कोई सिंधी है, न कोई बलोच है, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और हमें अपना पाकिस्तानी रोल प्ले करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो PTI है और जो PTI के बानी है ये अब एक माजी का तारीख का एक हिस्सा हो गए हैं और उनको ये समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान आगे बहुत आगे चला गया है। अब इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसको बैठ के डिस्कस करें और उसकी बैठ के उसकी बातें करें। तो लिहाजा चले ये जो का सवाल था इसको KP गवर्नमेंट जरूर देखे। अच्छा ये भी बताइएगा, वो आज एक फैसला भी आ गया था वो 9 मई का
जिसमें बहुत सारे रहनुमाओं को सज़ा हुई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, 10-10 साल सज़ा हुई है, ये होना ही था। लेकिन जो मेन जिसकी शह पे हुआ, हुकूमत वक्त कह रही है कि बानी पीटीआई ने ही लोगों को उकसाया था, आपको लगता है अनकरीब उनका भी कोई फैसला है? देखें ये हमारी एक, सबसे पहले तो हमारे इदारों की, हमारे कानून की बालादस्ती है कि जिस तरह से हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, खासतौर पर अदलिया काम कर रही है, अगर कोई गिल्टी नहीं है, उसने इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको जरूर बाहर आना चाहिए। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए हैं तो केसेस अपने फेस करके आए हैं और उसके बाद बाहर आए हैं, और मैं समझता हूं कि जो इन्वॉल्व हैं, जो भी 9 मई के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और स्टेट इंस्टीट्यूशन खासतौर पे हमारी जो अदलिया है वो इस पे काम कर रही है। जी, अब आप लाइन पे रहिएगा। अजीज अवान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवान साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे रोशनी डालें। एक तो बन्नू पे दहशतगर्दी का वाकया हुआ, दूसरा ये कि ये जो फैसला आया है इसको कैसा देखते हैं? 10-10 साल सजाएं हो गई। क्या आप लाइन पर हैं अजीज अवान साहब? अवान साहब आप सुन सकते हैं? अजीज अहमद अवान साहब जी, आपको आ रही है, आवाज आ रही है अवान साहब? गालबन अजीज अहमद अवान साहब से रब्ता मुनक़ता थे। वो साहब, मैं अब आऊँगा ज़रा खित्ते पर। इंटरनेशनली बड़ी आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। मोहसिन नकवी साहब दौरे पर गए, ईरान गए। दूसरी जानब स्विट्ज़रलैंड ने भी बोल दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन इंतज़ामात करें ताकि ये जो स्विट्ज़रलैंड टॉक है ये खुश असलूबी से हो जाए। कैसा देखते हैं ओवरऑल पाकिस्तान के इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का किरदार? देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं अभी खुद भी स्विट्जरलैंड में था, ये जो टास्क प्लेस होने थे। देखें, अमेरिका किसी भी सूरत में टेनी कास्ट चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। अमेरिका थक नहीं गया, अमेरिका हार गया है अपने मैदान में। हाँ। अब दूसरी तरफ दुनिया में 2 आदमी ऐसे हैं, एक नरेंद्र मोदी है, एक नेतन्याहू है, जिनकी आइडियोलॉजी में सिर्फ जंग है, एक जुनून है, और वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते। ना तो नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये इस एरिया में अमन हो, ना तो नेतन्याहू चाहता है। अब सारी एग्रीमेंट हो गई, इतने तक के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दे दी कि भाई अब अगर नेतन्याहू ने इसको रिवर्ट किया या कुछ की तो हम उसको भी नहीं। तो इतने तक भी गए। जेडी वेंस ने जो लास्ट स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि इस इराक के सबसे बड़े लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले पे सही किया, सिग्नेचर किया है, और उसके बाद वायलेशन की कोई कैपेसिटी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप देखें कि जो जूश लाबी है, जो नेतन्याहू है, जो उनके अलाइज हैं, वो देख रहे हैं आपके मुसलसल लेबनान पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभी की थोड़ी कुछ घंटे पहले की बात है कि सब उस पर सेटल हो गए हैं और उन्होंने वहां से अपने ट्रुप्स भी विड्रॉल किए हैं, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। ये तो रोल बनता है कि ये यूएन रोल प्ले करता, OIC करते हैं, उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का ये रोल था। लेकिन अगर ये किसी ने रोल प्ले किया है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर हैं, जिनको ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये सारी नेगोशिएशन की है। अदरवाइज आप देखें कि दुनिया का कोई भी मुल्क इसमें कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना भी नहीं चाह रहा था कि इतना बड़ा एक मसला था, और उसके साथ साथ इतने बड़े प्लेयर थे। तो मैं अपने जबरदस्त, ठीक है, आगे आपका मौके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन थेबो साहब, आपने अपना मौके दिया। अजीज अहमद अवान साहब, मैं आपकी तरफ जाने पाता हूँ। ये बन्नू में एक नाखुशगवार वाकया हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? ये दहशतगर्दी KPK में कुछ ज्यादा वाकयात होते हैं, क्या ये मकामी हुकूमत की नाइल है? दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, 9 मई पर फैसला आ गया, 10-10 साल सजाएं हो गई, लेकिन फॉर्मर वजीर आजम बानी PTI अभी भी जेल में हैं, उनके लिए भी कोई फैसला आना है? कुछ आप बताएं कोई हमारी आवाम को। क्या आप लाइन पर हैं अवान साहब? अजीज अहमद अवान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? अजीज़ अहमद अवान साहब से गालबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। पुलिस साहब कोशिश कीजिए अजीज़ साहब से, अगर राब्ता हमारा बहाल हो जाए तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। ये 9 मई का जो सानिया था जिसने पूरी कौम को हिला दिया था। 9 मई को जब आपने देखा, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम देखा कि जत्थे
हज़ारों की सूरत में उन्होंने हमारी बहुत सारी जो डिफेंस की जो जहाँ नहीं जाना चाहिए था, जो कैंट एरियाज थे, वहाँ पर लोग गए और कोर कमांडर हाउस तक को ना छोड़ा। अजीज़ अहमद अवान साहब गालबन आ चुके हैं। अवान साहब सुन सकते हैं आप? जी जी साजिद भाई सुन रहा हूँ। अजीज साहब बताइएगा, ये बन्नू का दहशतगर्दी का वाकया हो गया और केपीके में ये वाकयात कुछ पै दर पे ज़्यादा ही हो रहे हैं, हम मजम्मत करते हैं इसकी। और दूसरी जानिब ये 9 मई के फैसले हो रहे हैं, आपने कहा था बहुत जल्द फैसले होंगे, आपने अदलिया से भी गुजारिश की थी, लेकिन बानी पीटीआई अभी भी जेल में है, क्या उनको भी सजा होगी? अमान साहब जी देखें, हमारा तो पहले दिन से ये मुतालबा है अदालतों से कि जब तक आप 9 मई के मुकदमे में बानी पीटीआई का फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा, क्योंकि वो इस पूरे जो ये वाकया 9 मई का हुआ है उसका मास्टरमाइंड था, उसने सब कुछ ये किया। तो लिहाजा जब तक आप उसको नहीं सजा देंगे, उसका केस नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक ये जो मामला हैं ये आराम से नहीं हल होंगे। और आप देखें ना कि केपी में जो दहशतगर्दी हुई है, आए दिन हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करके जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये तो हमारे जो जवान हैं उनके इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं और अल्लाह का फजल करम है कि वो इस मुल्क के ऊपर कुर्बान होकर अपनी आवाम को महफूज बनाने के लिए, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर। दूसरी तरफ आप देखें तो केपी के जो वजीर आला हैं उनको सवाए अडयाला जेल के बाहर जाके धरना देने के और उनको अपना जो है बानी से मुलाकात के अलावा उनका दूसरा एजेंडा ही कोई नहीं है, और वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, उनकी सूबे के ऊपर कमान ही नहीं है, और वो सिक्योरिटी के मामला उनके सूबे में कितने खराब है, क्या ये चीजें उनको नहीं देखनी चाहिए? क्या ये उनको इस तरफ भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए? अवाम वहां निकल रही है, अवाम के मसाइल हैं, उस तरफ नहीं वो तवज्जो देते। सारा दिन आगे वो डयाला जेल के बाहर बैठे रहते हैं कि हमने बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है ये लोग भी उसी तरह ही शामिल हैं, क्योंकि ये तवज्जो नहीं देते और ये चाहते हैं कि अफरा तफरी फैली रहे ताकि उसका इनको कोई बेनिफिट मिले और ये किसी न किसी तरीके से दोबारा अपने बानी को निकाल कर कुर्सी पर जाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो उनके ऊपर मुकदमात है वो सियासी नहीं है, वो करैक्टर के मुकदमात हैं, उन्होंने वो जो कुछ किया था वही उनके खिलाफ मुकदमात बने, तो वो कोर्ट से रजू करें। अगर कोर्ट उनको बरी कर देती है तो किसी को इतराज नहीं है, लेकिन इस तरह धमकी दे के या इस तरह फसाद बर्पा करके या इस तरह दहशतगर्दों के हौसले बुलंद करके कि आप अगर आते हैं तो हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। इस तरह कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। कुर्सी उस वक्त नहीं मिलेगी जब आवाम चाहेगी, जब सियासी लोगों के साथ ये बैठेंगे और जब मुल्क का माहौल बेहतर होगा। तो हमारा पहले दिन से ये मुताबिक नहीं अमान साहब, एक तासुर ये भी तो है ना अजीज साहब, एक तासुर तो ये भी है ना कि माजी में भी फॉर्मर वजीर आजम नवाज शरीफ पे बहुत मुतादिद केसेस थे, लेकिन वो आए, उनको क्लीन चिट मिल गई, उनको वेलकम किया गया, आज वो आम आदमी की तरह घूम फिर रहे हैं, कोई इशू नहीं। शायद बानी देखिए बात ये है कि उनके ऊपर जो मुकदमात थे, मैं नहीं उनको डिफेंड करता इसलिए कि मैं कोई मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं हूं, मैं पाकिस्तान एक्सटर्नल सोसाइटी का चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। उस वक्त की जो मौजूदा कमान थी या उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने जो फैसले किए वो उन्होंने बेहतर फैसले किए होंगे, मुझे उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मौजूदा हालात पे आ जाता हूँ कि मेरे मुल्क के ऊपर हमला किया गया है, बानी कायद आजम जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके हाउस के ऊपर हमला किया गया है, उनको जलाया गया है, हमारे एयरफोर्स के जहाज जलाए गए हैं, हमारे आर्मी के दफातर पे हमला किया गया है, हमारे सिपाही। नहीं, ये तो आप कह रहे ना अवान साहब, कता कलामी के लिए माजरत, वो ये पीटीआई वाले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आज भी वो कह रहे हैं हमने किया ही नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी करवा ले। देखिए आज भी उनके कितने लोगों को सजा हुई है, और अगर उन्होंने नहीं कोई ये किया हुआ तो ये जो नादरा वालों ने वेरीफाइड किया हुआ है, जो हमारे ये सीसीटीवी कैमरों ने उनकी तस्वीरें ली हैं और जो अदालत अपना फैसले कर रही है, आपका क्या ख्याल है कि वो मेरिट से हटके फैसले कर रही है? ठीक है, तो फिर आपको लगता है लास्ट में जी बताइएगा, बानी पीटीआई को भी सजा हो जाएगी या वो उनको रिलीफ मिलेगा? मैं सजा या जजा का इख्तियार नहीं रखता, लेकिन सर मैं ये तो कह सकता हूं ना कि उनका मुकदमा जो है उसको सुना जाए और सुनने के बाद
जो हकायक है वो अवाम के सामने लाया जाए और उसमें उनका जो है, हमारे नजदीक तो ये सब कुछ करवाया ही उन्होंने है, लेकिन अच्छा। अदालत के मामला में हम मुदाखलत नहीं करते। हम कहते हैं अदालत उसके हकायक देखे और हकायक देखकर उनको उसके मुताबिक सजा दे। जब तक उनको सजा नहीं देंगे उस वक्त तक हमारा ये पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी का मुतालबा रहेगा कि 9 मई के या मुकदमे का जो बिल, जो जिसने ये सारा प्लान तैयार किया, जिसने लोगों को इस बात की तरफ लेके आया कि ये हमले किए जाए, उसका मुकदमे का फैसला नहीं होगा, उसको सजा नहीं होगी। उस वक्त तक जो है हमारे शोहदा को कैसे इंसाफ मिलेगा? हमारे शोहदा की यादगारों को ठुट्टों से गिराया गया है, हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई है, उन लोगों की बेहुरमती की गई है, उन लोगों के हौसले पस्त किए गए हैं जिनके बच्चों ने इस मुल्क के लिए जान दी है। तो इसी के लिए हम तो नहीं खामोश बैठेंगे, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि जब हम उन दहशतगर्दों की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो इस मुल्क के ऊपर हमलावर हुए हैं, तो वो पीटीआई के निकले, तो हमारा क्या कसूर है? तो मेरा आखिर में आप देखें, इस मुल्क पाकिस्तान का जो सिपा सलार है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, आप देखिए जंग हुई, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया। अब पूरी दुनिया में अमन की बात हुई, उन्होंने अमन के हवाले, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक अहमियत दिलाई, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की इज्जत बढ़ाई, तो पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत कर, ऐसे सिपा सलार के खिलाफ भी इन्होंने बगावत करने की कोशिश की है, इन्होंने उसके खिलाफ एक एहतजाज करने की कोशिश की है, इन्होंने सोशल मीडिया पे हमारे सिपा सलार को बदनाम करने की कोशिश की है। हम इनको कैसे भूल जाए? तो सजा हो रही है, अगर कोई गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी, अदलिया उनको सजा देगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा। मैं कहता हूं कि जो फौज का दुश्मन है, जो अदारों के खिलाफ बात करता है, उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी है। हमारा ये मुतालबा नहीं कि सिर्फ यही लोग, जो भी बंदा देखें, अफवाज पाकिस्तान हमारे सर का ताज है। हम जो आज सुकून से सोते हैं, हम जो सुकून से उठते हैं, आज हम पूरी दुनिया में जो फख्र से फिर रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से है, हमारे फील्ड मार्शल की वजह से है। हमारे फील्ड मार्शल जो है वो, मैं समझता हूं कि हमारे सर का ताज है। अगर उनके खिलाफ कोई बात करेगा या उनके खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश करेगा, हम उसको कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी कभी उनको माफ नहीं करेगी। आप लाइन पे रहिएगा अवान साहब, प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें कि पीटीआई के एमपीए शबीर कुरैशी साहब से अगर हमारा राब्ता हो जाए तो हम उनसे भी पूछ मुझे दोबारा ले लीजिएगा, मैं एक और चैनल पे हूं, तो मैं दोबारा आपके राब्ते पे आ चले। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अवान साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, मौक़िफ़ दिया, और 9 मई का वो सानिया था कि आज भी वो कहें कि वो ज़ख़म ताज़ा हैं, लेकिन सज़ा जज़ा तो चलती रहेगी। अगर किसी ने जुर्म किया है, कानून हाथ में लिया है, तो अदालतें उनको सज़ा देगी। यास्मीन राशिद से लेके दीगर पीटीआई के रहनुमाओं को 10-10 साल सज़ा हो गई है 9 मई के वाक़यात में। अलबत्ता फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे ख़ित्ते की सूरत हाल पर, और मुझे प्रोड्यूसर साहब एक वक्फ़े का कह रहे हैं जी, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस सेगमेंट में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने। आपकी बड़ी लेगेसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जहांगीर बदर के साहबजादे आप। सर खुशामदीद कहेंगे अली बदर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बोला। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली शबीर कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शबीर कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। ऑडियो बढ़ेगा। पहले शबीर कुरैशी साहब, ये 9 मई के वाक़यात पे फैसला आ गया है, आपके जो रहनुमा हैं उनको सज़ा हो गई है, लेकिन आपके एक रहनुमा को बरी कर दिया गया है, हिज नेम शाह महमूद कुरैशी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? शायद आपने अगर पूरा पढ़ा तो जब ऑडियो बढ़ाइएगा प्लीज, ऑडियो बढ़ाए प्रोड्यूसर जी। और दूसरी चीज है कि फैसले तो आते जाते रहते हैं, तो तारीख फैसला करेगी कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे और किन लोगों ने किया। तहरीक इंसाफ कल भी इस प्रोजेक्ट की मजम्मत करती है और आज की मजम्मत करती है कि उसमें तहरीक इंसाफ का ना कर कोई ताल्लुक ना को करना। ये जो आपके लोग जिनको सजा हुई है सही हुई है ना? आपको इस पे कोई, अब तो अदालतों पे तो कोई वो नहीं है ना, एक होता है यार हम फैसले को ही नहीं मानते। देखिए अदालतों का तो ताल्लुक भी अपने ये
उन्होंने एक फैसला किया बल्दिया के जो सैकड़ों लोग शहीद किए गए और वो केस ही दाखिल दफ्तर कर दिया। क्या बात की है? अच्छा, नहीं 9 में तो बहुत बड़ा सारिया था ना कुरैशी साहब, बड़े बड़े हमारे जो लीडरान थे, इवन बानी पीटीआई पे भी वो केसेस हैं। बानी पीटीआई तो फिर तेरे हरासत थे। उन्होंने उकसाया, उन पे बड़े इल्ज़ामात हैं, हुकूमत वक्त ने उन पर बड़े इल्ज़ामात लगाए। अच्छा कहने में आपसे पूछना कि ये जो थाना बल्दिया हुआ था उसमें 250 लोग शहीद हुए थे, उसकी नहीं आप क्या कहेंगे? उनका हाथ, उनका कातिल सिंह के वो कतल सिंह के हाथों में तलाश करें। एग्रीड। तो वो आप बताएं ना पहले, आप इसको तो नहीं, लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया सरे तस्लीम कम 10-12 साल, अदालत ने प्रोटोकॉल फैसला दिया था कि बाद में उससे एक्टिव कर लीजिए भी अपनी तारीफ। ठीक है ना, 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार वही अदालत दोबारा। ठीक है, आप लाइन पे रहे ना, आप लाइन पे रहे। कुरैशी साहब, मैं जरा जुल्फ़िकार अली बदर भी आ चुके हैं। बदर साहब, आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मुल्क में पहले ही है, फिर उसके बाद पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात खुद को कहती है, फिर उनके लीडरान पे सजाएं, और फिर बानी पीटीआई भी कैद में है, आप जमहूरी पार्टी हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को अली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये कानूनी फैसला है, इसके अंदर कानून ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो किया है। मैं तो कोर्ट में नहीं था, मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया। अगर कोई इसके अंदर चुकम है तो उनको अगली अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। अगर इसके अंदर कानूनी चीजें पूरी की गई हैं और वो लोग इन्वॉल्व थे तो अदालत ने उनको सजा दे दी है। अगर इसके अंदर कोई ना कोई ड्यू प्रोसेस मिस हुआ है तो अगली अदालतों के अंदर वो जब अपीलेट कोर्ट में जाएंगे तो उनको काफी जो है रिलीफ मिल सकता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि वो लोग क्या सोच रहे थे और क्या था, लेकिन जो सारा मामला है, सारी चीजें हैं, वो कानून के मुताबिक ही फिलहाल नजर आ रही है। दो मेरे आपसे सवाल है अली साहब। एक तो ये कि बानी पीटीआई की गैर मशरूत माफी की बातें हुई माजी में, फिर उन पर भी ये इल्ज़ामात लगे रहे कि उन्होंने लोगों को उकसाया, फिर फॉर्मर वजीर आजम का स्टेटस भी बरकरार है उनका। दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि बजट आ गया, इस बजट को आप पीपल्स पार्टी कैसा देखते हैं? कल ये ना हो कि आप कहें नहीं हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थे, हमने तो ये किया था, लेकिन हुकूमत आपके कंधों पे खड़ी है। अगर हुकूमत कहीं कोई गलत करेगी, कल की आने वाली हुकूमत आपको भी शायद कसूरवार ठहराएगी। देखिए, हमने हुकूमत को हमेशा जो है वो सपोर्ट किया है, और अभी भी हमारी कोई अगर रिजर्वेशन भी है या कोई चीज भी है तो वो बैठ के गुफ्तगू के जरिए हल की है, और उसको हम गुफ्तगू के जरिए ही हल करेंगे। बाकी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे थे और पाकिस्तान के हालात हैं, मैं समझता हूँ जो भी बजट आया है वो इसी किस्म का मिलता जुलता ही बजट सबने देना था। हाँ, आप आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों से और वजीर आजम साहब की कोशिशों से जो ईरान अमेरिका मामला तय हुए हैं, उससे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को काफी रिलीफ मिल सकता है। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमें चीजों को बेहतर तरीके पे लेके जाना चाहिए और चीजें करनी चाहिए, ताकि हम बजट से हट के जो मामलात हैं हम उसके अंदर अवाम को रिलीफ दिलवा सके। आप लाइन पे रहिएगा अली साहब। कुरैशी साहब जरा लाउडली बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, क्योंकि सिंध में आप ऑपोजिशन में, आप लोगों ने सिंध के बजट को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई पे ये भी इल्जाम माजी में लगे रहे कि आप केपी में जो तालिबान है, टीटीपी है, उनके सहूलतकारी है। आज भी इल्जाम आप पे लग रहे हैं, बानी पीटीआई पे इल्जाम लगे रहे। इन इल्जाम से हटकर हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करना है। आज पछतावा हो रहा है कि काश 9 मई ना होता तो आज आप वफाक में होते। बजट से बात कर रहे थे, ये बजट इतना आवाम दुश्मन है। अब इससे लेके शायद आपको मालूम हो, खान साहब की गवर्नमेंट थी और जब
ऊपर $128 की जरूरत था, तो उस वक्त हमने जो आवाम को 150 लीटर के हिसाब से पेट्रोल फराम किया था। आज 100 से कम आ गया है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल दोबारा की कीमत में आ गया, और उससे भी कम है जो हम खान साहब के जमाने में 100 से ऊपर था, और उसको जो है हमने 150 से आवाम को दिया। आज 100 से कम डालर पर है, और आज हम जो है वो आवाम को बता रहे हैं कि जरा हमने जो है वो नहीं मैं अब उस पर भी मैं चाहूँगा कुरैशी साहब, जी मैं चाहूँगा, वो बानी पीटीआई से माफ़ी के मुतालबात किए गए थे, उन्होंने तो शायद न मांगी। आप चूंकि मेंबर सूबाई असेंबली हैं, आपको लगता है कि कहीं आपसे गलती हुई, आपने अवामी मुंतखब असेंबलियाँ भी डिज़ोल्व की, और फिर 9 मई जैसा वाक़या आप पर इल्ज़ामात आ गए, आपके लोग को सजाएं हो रही हैं? ये तो तारीख चर्चा करती किसने सही किया किसने गलत किया। अच्छा, समझे? हाँ, ये तारीख चर्चा करती किसका बच्चा सही था किसका होता कि ना आप जज है ना मैं जज। और जजमेंट ये वक्त बताएगा कि क्या बताओ तुम लोगों ने। हम तो आज ही कहते हैं कि 9 मई का जो वीडियो वगैरह निकाल कर एक होता है ना शबीर साहब, मुझे याद है जब आपकी गवर्नमेंट थी, आपके वजीर आजम थे, वो तड़ियाँ लगाते थे और लोगों की खवातीन को भी जेलों में भेजते थे। शायद माजी है ना, वक्त बदलता है, आज उससे बुरे हालात आपके हैं, शायद उस वक्त आप गलत थे। फिर देखिए, इंसान गलतियों से सीखते हैं, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई, और अल्लाह ताला भी गलतियों को माफ कर देता है कुरैशी साहब। तो फिर कौम से माफी मांगे ना, क्या जाता है कि ठीक है आइंदा नहीं होगा, कौम ने हमें मैंडेट दिया था। तर्जुमानी करने आए, किसी तर्जुमानी कर रहे भाई, क्या तर्जुमानी कर रहे? मैंने कहा वक्त अच्छा कर लेगा कौन सही था कौन गलत था। तो फिर आपके पास आप तो ये बल्कि ताना भूल गए, 200-250 लोगों को शहीद कर दिया। एक शहीद का खून कितना कीमती होता है, आप उससे कहीं बात नहीं करेंगे। मोहर्रम का जमाना है, मोहर्रम में शहादत का जमाना है, आपने उससे बात नहीं की, आपने सिर्फ बोलते हैं जनाब। देखिए बात तो पता क्या चाहते हैं, सबसे ये चाहते हैं कि खिलाफत बढ़ते रहे सियासत में और लोगों के दरमियान, ताकि पाकिस्तान में सियासी खला पैदा हो, उसी खला का फायदा लोग उठा रहे हैं। आज ये लोग जो किरार में आ रहे हैं ना, इनके वोट ही नहीं है। नवाज शरीफ अपने हल्के से आ जाता है, वो कल तक बोलता था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो वोट ने जब इसको मुस्तरद कर दिया तो दोबारा बड़े जाओ बेटा। आपको तो 17 सीटों पर बैठे हुए साहब, ये सिर्फ और सिर्फ यही इख्तिलाफत को हवा देते और इख्तिलाफत को हवा देके चले ठीक है, ओके 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती का शबीर साहब। मैं अली साहब आपकी तरफ आऊँगा। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। मौलाना साहब इतने मतलब वो कहते हैं ना कट्टर मुखालिफ से इमरान खान के, और वो उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, डीजल कहते रहे, उन पर अलकाबात कसते रहे, लेकिन उन्होंने फिर मुतालबा किया कि बानी पीटीआई आज बाहर हो जाने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की पोजीशन वहाँ से नहीं है, अपोजिशन तो मुल्क में लाइक है ही नहीं। क्या आप सुन सकते हैं अली बदर साहब? जुल्फकार अली बदर साहब आप लाइन पर हैं? जुल्फकार अली बदर साहब आप सुन सकते हैं? अली साहब लाइन पर हैं? जी जी अब आ रही है आवाज। जी अली साहब मुझे ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब ने मुतालबा किया था कि बानी पीटीआई क्यों अंदर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश है इस पूरी सिचुएशन में। क्या आपको नहीं लगता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क की अशद जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, जरदारी साहब ने भी कई दफा कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डायलॉग होना चाहिए और सारे मसले का जो हल है वो गुफ्तगू के जरिए होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि पीटीआई को हुकूमत के साथ बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की जानिब से 12 दफा ये कहा गया है कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। तो जब वो सीरियस ही नहीं है हुकूमत से बात करने के, पार्लियामेंट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, पार्लियामेंट से बाहर मौजूद है, उनको चाहिए कुछ सीरियस लोग हों। लेकिन असल बात यह है कि डिसीजन मेकर ही कोई नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन कर रहे हैं उस बात की गारंटी खान साहब ने करनी है, और खान साहब की गारंटी कोई बंदा देने को तैयार नहीं। इस वजह से मुज़ाकरात कोई करने को तैयार नहीं। तो फिर एंड क्या, इसका एंड क्या आप देख रहे हैं? क्या बानी पीटीआई को सजा लग जाएगी और फिर मज़ीद हालात कशीद की तरफ जाएंगे?
एंड इसका यही है कि फिलहाल चीजें ऐसे ही चलेंगी अगर पीटीआई को पॉलिटिकल कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करेंगे खान साहब और समझेंगे कि मैं अब जिद की सियासत छोड़ दूं, अपनी जात की या अल्लाह की सियासत छोड़ दूं और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बैठ के बातचीत करूं तो हम चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए 28वीं तरमीम पर बड़ा प्रेशर और बड़ी चेमगोइयां थी, पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है, इनके वज़रा प्रेशर में है, पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी आवाजें थी कि पीपल्स पार्टी आज गई कल गई, गवर्नर रूल लगेगा, कराची वफाक चलाएगा। अब सूरत हाल कैसी है वाली साहब? कहां पे गवर्नर रूल लगेगा? केपी में? सिंध में सर कुछ भी नहीं ऐसा होगा, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी तरह कंटिन्यू करेगी। बिलावल साहब कोई कॉम्प्रोमाइज थे इलेक्शन पे गिलगित बिल्तिस्तान के, ये अफवाहें थी, गर्दिश कर रही थी, अब तोड़ गई, दम तोड़ गई। क्या आप लाइन पर? अली साहब, क्या आपकी आवाज नहीं आ? अली साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जुल्फकार अली बदर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो जी जुल्फकार साहब, आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। जी मैंने कहा एक चेमोगोइयां थी कि बिलावल साहब जीबी इलेक्शन पे बड़े कॉम्प्रोमाइज थे, कैंपेन तो अच्छी थी लेकिन हमारे यहाँ कबूलियत का बड़ा एक फुकदान रहा है। ये दम तोड़ गई सारी जो चेमागोइयां थी, जो अभाम थे, और एमक्यूएम पाकिस्तान बड़ी बल्ले बल्ले कर रही थी, वो हैप्पी थे कि कराची वफाक रन करेगा। देखिए मुझे आपकी आवाज तो नहीं आई लेकिन मैं अब आपको एक बात बताऊं, जो भी लोग समझ रहे हैं बिलावल साहब जो है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं और अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई भी चीज को लेके नहीं चलना चाहते। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अकेली जात है जो असेंबली में बैठ के भी या जमहूरियत के लिए आवाज उठा लेती है, थोड़ा लड़ लेती है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई और पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर है जो कि किसी जेन्युइन चीज के लिए भी आवाज उठाए और अपने हक के लिए भी आवाज उठाए। तो इसमें फिर जो लोग भी जो बात करते हो दूसरों के प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए और माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ गुफ्तगू के खिलाड़ी होते हैं और कुछ भी नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को देखते हैं कि ग्राउंड में क्या है और कैसे चीज लेके आगे चलनी है। ठीक है, तो ठीक बिलावल साहब उसी चीज को लेके आगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जुल्फकार अली बदर साहब। आप साहबजादे थे जहांगीर बदर साहब के, आपके वालिद साहब से लेके आप लोग की बड़ी सर्विस रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में आईनी जिद्दोजहद के लिए, और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।